दोस्तों, बांग्लादेश को कहीं ना कहीं भारत ने अब तक काफी ज्यादा ढील दे रखा था। प्रयास किया जा रहा था कि प्यार से समझ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं समझ रहा है, अभी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बांग्लादेश और तुर्की में हाई लेवल डिफेंस फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफिस बनाया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान क्लोजनेस हो रहा है, बांग्लादेश चाइना कार्ड खेल रहा है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं भारत भी अब अपनी पॉलिसी बदल रहा है। अब दोस्तों, इसमें एक ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में हाय तौबा मचा हुआ है। हमारी मीडिया भी हालांकि इसे अब कवर करना शुरू कर दी है, लेकिन कल शाम से ही बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बांग्लादेश में हल्ला चल रहा है। और सुबह सुबह आज अखबार का फ्रंट पेज देखेंगे तो यही मुद्दा है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के अगर आप देखें तो पीएम तारिक रहमान के एडवाइजर ऑन फॉरेन पॉलिसी हैं, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, जाहिद उर रहमान। अब ये कौन है? ये दोस्तों अगर आप देखें वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन बड़े ही जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे ही आप देखें तो अखबार वगैरह में भी कमेंट्री करते हैं, और इसके साथ बांग्लादेश में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनकी इज्जत होती है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ इंटेलेक्चुअल तरीके से आग उगलते हैं और भारत के खिलाफ खूब इंडिया बैशिंग वगैरह करके ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाए हैं। अब दोस्तों, हो यूं रहा था कि भारत में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो सभी देश हैं ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान नहीं है लेकिन बांग्लादेश है। अब दोस्तों, इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक हो रही थी भारत में। अब भारत में ये जो बैठक थी तो इसी में बांग्लादेश ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। वही जो कि भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, यही आ गए भारत। अब जब भारत आए तो दोस्तों इनको दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ लिया गया। पकड़ा क्या गया बेसिकली दोस्तों, इनका जैसे ही नाम अपने ऑन अराइवल चेक किया गया तो सिक्योरिटी वाली चीजें जो रहती हैं नाम के साथ, वो कहीं ना कहीं फ्लैग हो गई। इनका नाम ऑलरेडी डेटाबेस में था, जहीदुर रहमान, भारत के खिलाफ रोज आग उगलते थे। और इसके साथ इनकी हुई लंबी पूछताछ। कहा जाता है 2.5 से 3 घंटे इनकी पूछताछ चली है। और ये आए भी दोस्तों डिप्लोमेटिक वीजा लेके नहीं आए, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में भी नहीं आए। ये साधारण पासपोर्ट में सार्क वीजा लगवा के, जो बेसिकली सार्क का अगर आप देखें तो वीजा अप्रूवल का एक स्टिकर लगता है, तो वो वीजा लगवा के ये भारत आ गए। और इसके साथ जब इस प्रकार से आए तो इनकी हुई अच्छी खासी पूछताछ। पूछताछ जब लंबी चली तो उसके बाद फाइनली कुछ ऊपर से कॉल वॉल आया काफी देर बाद। उसके बाद इनको कहा गया अच्छा चलिए जाइए मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये हो गए नाराज। ये बोले मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में, मैं जा रहा हूं वापस बांग्लादेश, मैं जाऊंगा वापस ढाका। कहा कोई फ्लाइट नहीं है, बोले मैं कोलंबो के रास्ते वापस चला जाऊंगा। तो ये फिर कोलंबो के रास्ते वापस ढाका चले गए। और फिर जब ढाका पहुंचे तो काफी ज्यादा वहां पे रोना गाना चल रहा है। दोस्तों, यहां पे जब मैं कह रहा हूं कि भारत का जो अप्रोच है नेबरहुड को लेकर वो बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो आज के समय के हिसाब से बदल रहा है। आज का समय बड़ा क्लियर है। अगर आप देखें तो आज आप बड़े देश को आंख दिखाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करने वाला, क्योंकि वो पुराना टॉलरेंस, रूल बेस्ड ऑर्डर सब कुछ खत्म हो चुका है। आज के समय में बात एक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जितने भी देश हैं, क्या बांग्लादेश क्या अन्य, और ये सब के सब अगर आप देखें तो भारत के ऊपर निर्भर करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। जब आप हर प्रकार से भारत के ऊपर निर्भर करते हैं तो फिर आप भारत को आंख कैसे दिखा सकते हैं? आज तक हम टॉलरेट कर ले रहे थे तो इनको लगता है कि बात ऐसी है कि भारत फिर टॉलरेट कर लेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत अप्रोच बदल रहा है। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, नेपाल को लेकर भी एक बड़ी चीज हुई है। पावर डील ब्लॉक किया गया है। बांग्लादेशी मीडिया में यह भी एक अलग ही रोना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश, इन तीनों के बीच में 2024 की बात है, ऐसा एक डील हुआ था कि नेपाल के पास मानसून महीने में पावर सरप्लस हो जाता है, डैम से बिजली ज्यादा बनती है। तो उस वक्त भारत ने कहा ठीक है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन यूज करके नेपाल चाहे तो 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दे सकता है। अब दोस्तों, हुआ यूं कि नेपाल ने कहा हम 40 नहीं, हम 60 मेगावाट देंगे। और बांग्लादेश भी कहा हाँ, हम और 20 मेगावाट एडिशनल नेपाल से ले लेंगे, भारत के ट्रांसमिशन लाइन से। अब इस पूरी कहानी में भारत का ट्रांसमिशन लाइन यूज हो रहा है और दोनों मिलके डिसाइड कर ले रहे हैं। भारत ने कहा वो सब कुछ नहीं, जब ट्रांसमिशन लाइन हमारा है तो ये ग्रिड स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, एडिशनल 20 मेगावाट वो सरवाइव कैसे, उसको विथस्टैंड करेगा, वो सब हमारा प्रेरोगेटिव है, वो सब हम तय करेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव ग्रिड है। ये नॉर्थ ईस्ट को भी यहीं से ग्रिड से बिजली जा रही है, तो पूरे के इलाके की स्टेबिलिटी इस पर निर्भर करती है। तो हम नहीं अलाउ करेंगे, हम एडिशनल 20 मेगावाट नेपाल को, बांग्लादेश को नहीं बेचने देंगे। नतीजन
बांग्लादेशी मीडिया रो रही है कि अरे हाय, हमारे हाथ से सस्ती बिजली चली गई, अब हम क्या करें। तो और भारत देखो क्या कर रहा है। दोस्तों क्लियरली जब दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ देखें तो दिख रहा है कि भारत फ्री गिफ्ट अब नहीं देने वाला है। क्या हो रहा है इस इलाके में, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों जो बांग्लादेश का अप्रोच रहा है तुर्की के साथ, बाकी सब के साथ जो अलाइन कर रहा है, उसकी कीमत तो देखिए देनी पड़ेगी बांग्लादेश को भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश पीएम एडवाइजर की बात करते ये हैं डॉक्टर जाहिदुर रहमान। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के एडवाइजर हैं पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी पे। तो इनको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रोक लिया गया। कारण था इनका नाम जैसे ही आप देखे डाला गया, जैसे ही उनका पासपोर्ट के साथ, जैसे ही वो पासपोर्ट स्कैन किया गया, इनका नाम ऑलरेडी डेटाबेस में था, वो फ्लैग किया कि सिक्योरिटी रिलेटेड वॉच लिस्ट में ये नाम डाला गया है, बांग्लादेश से कोई व्यक्ति है डॉक्टर जाहिदुर रहमान, अगर भारत के एयरपोर्ट में आए तो इसके साथ सिक्योरिटी खतरा है, तो अच्छी पूछताछ होनी चाहिए। अब उसके बाद सिक्योरिटी ने अपना काम किया। एक बार आपका नाम सिक्योरिटी रिलेटेड वॉच लिस्ट में है तो 2 से ढाई घंटे तो पूछताछ हो ही जाते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी बड़ी इज्जत से होती है। आपको तो मालूम ही होगा, शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर, भारत में भी बांग्लादेश में भी, क्या हुआ था जब वो यूएस चले गए थे। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इन्होंने कहा बांग्लादेश ने कि नहीं, हमने तो एडवांस डिप्लोमेटिक नोटिफिकेशन दे दिया था। बांग्लादेश हाई कमीशन को ऑलरेडी जो नई दिल्ली में है, उसने एमईए को एक फॉर्मल नोट भी दे दिया था, कल परसों 2 दिन पहले ही दे दिया था, और क्लियर कर दिया था कि हमारे तरफ से ये आने वाले हैं, इनको प्रॉपर क्लियरेंस दे देना, ऐसी पूछताछ ना हो। हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश के भारत में एम रियाज, उन्होंने भी कहा कि मैंने भी ऑलरेडी इंडियन ऑफिशियल से बात कर रखी थी इस रिगार्ड में, मैं तो इनको लेने भी जा रहा था एयरपोर्ट, क्यों ऐसा हुआ उसके बाद भी। हालांकि दोस्तों फिर एंट्री इनकी क्लियर हो गई। 2-2.5 घंटे पूछताछ के बाद कोई इंटरवेंशन हुआ, जो उनके डिप्लोमेट वगैरह हैं, बेसिकली हाई कमिश्नर है, उन्होंने फोन किया, तो फिर हायर इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा क्लियरेंस दिया गया। लेकिन फिर जाहिदुर रहमान ने बोल दिया अब मैं नहीं आएगी इंडिया, अब मैं जाऊंगा सीधा वापस घर बांग्लादेश। तो कैसे जाएंगे, तो बोले कोलंबो के रास्ते चले जाओ। तो फिर कोलंबो के रास्ते ये चले गए ढाका। अब दोस्तों यहां पे ये हैं कौन? डॉक्टर जाहिदुर रहमान देखिए वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, एमबीबीएस हैं ढाका मेडिकल कॉलेज के, और उसके बाद दोस्तों अखबार में लिखना शुरू किया, पॉलिटिकल कमेंटेटर बन गए, मीडिया पर्सनालिटी बन गए, और इसके बाद बड़ा अच्छा लगा भारत के खिलाफ जो बैशिंग करते थे, तो पीएम तारिक रहमान ने इनको पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एडवाइजर बना के रख लिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का डेजिग्नेशन सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए बांग्लादेश में इनको दे दिया गया। और इसके सिवा ये यूनुस के यहां भी इलेक्शन रिफॉर्म कमीशन के अंदर काम किया करते थे, तो इनके तार पहले से ही जुड़े हुए हैं उसी तबके से। दोस्तों इनका जो पब्लिक प्रोफाइल रहा है, जहां जहां जाते हैं लिखते हैं, मीडिया पर्सनालिटी यानी मीडिया में भी जो बोलते हैं, इनकी लोकप्रियता हुई है इंडिया बैशिंग करके। इंडिया बांग्लादेश डायनामिक्स में अगर आप देखें तो ये हमेशा से क्रिटिकल अबाउट इंडिया इनकी राइटिंग रही है। जब शेख हसीना गई थी तो टीआरटी में इन्होंने एक लेख लिखा था कि आज शेख हसीना जो है, इनको इंडिया ने ही मजबूत करके रखा है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश में कोई भी सरकार हो, हम उनके साथ क्लोजनेस कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, और जरूरत पड़ने पे अगर आप नहीं करेंगे भारत के अनुसार तो भारत पे आप निर्भर करते हैं, तो हाथ भी मरोड़ा जाता है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि नहीं, शेख हसीना 15 साल इसीलिए सत्ता में रही क्योंकि इनको भारत का सपोर्ट था, और आज इसीलिए, उस समय की बात है कि आज इसीलिए 180 मिलियन लोग बांग्लादेश में भारत से बेहद नाराज हैं, इतना ह्यूज पॉपुलेशन भारत से एंग्री है, इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता, देख लो। और ये सारी बातें इन्होंने ही लिखी है, टीआरटी वर्ल्ड आपको मैं दिखा रहा हूं। वैसे ही आप देखेंगे अल जजीरा, टीआरटी, अलग अलग जगह स्क्रॉल भारत का, आपको इनके लेख दिख जाएंगे। तो इस प्रकार का एंटी इंडिया सेंटीमेंट कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हसीना और इंडिया लिंक इसी प्रकार के तबके ने बनाया था कि हसीना को भारत ही मजबूत कर रहा है। हसीना आए दिन चाइना जाती थी, चाइना भारत, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निकलने के पहले वो चाइना दौरा करके आई है, लेकिन नहीं, भारत वाला बैशिंग जो करवाया गया है इन्हीं प्रकार के लोगों ने करवाया है, और इसी प्रकार का इनका पब्लिक प्रोफाइल रहा है। अब उसके बाद जो नई सरकार बांग्लादेश की आई, उन्होंने इन्हीं को चुना, अपना मंत्री बनाया, ठीक था, लेकिन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी बांग्लादेश को हेड करने इनको ही भेजा गया। तो क्लियरली करेंट सरकार भी थोड़ा खेल रही थी, भारत को थोड़ा कॉर्नर करना चाह रही थी, तो भारत ने भी फिर कर दिया क्या करना है। तो ये दोस्तों कहानी है। अब दोस्तों दूसरी कहानी देखते हैं बांग्लादेश रिलेटेड।
ये दोस्तों नेपाल का क्या पावर इश्यू हो रहा है। दरअसल नेपाल दोस्तों 2024 से अब तक अगर आप देखें तो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है, एक बार जैसा मुझे याद आ रहा है सिंस 2024 तो साइन हुआ था नेपाल इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसमें 40 मेगावाट जब भी सरप्लस बिजली बनती है मॉनसून पीरियड में तो नेपाल 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेच देगा और उसके लिए भारत ने कहा हमारा ट्रांसमिशन लाइन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार नेपाल और बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि 40 नहीं 60 मेगावाट करेंगे, टेस्ट करने के लिए एडिशनल 20 मेगावाट करते हैं और इसके लिए भारत का परमिशन भी नहीं था, लेकिन दोनों आपस में डिसाइड कर लिए। तो इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कह दिया कि ना 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 ऐसा कोई अप्रूवल आपको नहीं मिला है, इनसफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी है इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर में, आपको 40 मेगावाट करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन एडिशनल 20 नहीं होगा। एज ए रिजल्ट नेपाल दोस्तों 40 मेगावाट ही करेगा और इसके साथ जो मॉनसून सरप्लस पीरियड है जो 15 जून ऑनवर्ड्स हो जाता है नेपाल उसमें एक्सपोर्ट कर पाएगा। दोस्तों ये बिजली कहां बन रही है, तो ये बिजली अगर आप देखें तो त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन है वहां पे बन रही है। तो ये कहां पे, तो आप देख सकते हैं यहां पे है। ये प्रोजेक्ट भी इंडिया और नेपाल ने मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है, तो इसमें भी भारत के ही पैसे लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नेपाल का अकेले का इसमें भी पैसा लगा हुआ है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो उस प्रोजेक्ट से भी नेपाल कह रहा है कि बांग्लादेश को बिजली देगा और इंडिया को कहीं ना कहीं बाईपास करने का इन लोगों ने प्रयास किया, या फिर ऐसा कर दे कि भारत मजबूर हो जाए, मजबूरन देना ही पड़े, एडिशनल बिजली ट्रांसमिशन देना ही पड़े। तो यहां पे अगर आप देखें तो भारत ने मना कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया अगर आप देखें तो क्या डेली सन, बीडी न्यूज, अलग अलग अखबार सब के सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए बहुत बड़ा सेटबैक है, एडिशनल क्लीन बिजली जो बांग्लादेश को मिलती है अब नहीं मिलेगी, लो कॉस्ट बिजली है अब नेपाल से नहीं मिल रही है, भारत देखिए क्या कर रहा है। दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पे अगर हम बिग पिक्चर देखें तो एक चीज दिख रही है कि इंडिया धीरे धीरे चीजों को गर्म कर रहा है, पानी एकदम नहीं उबाल रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा है। जिसमें अगर आप देखें तो इंडिया इनिशियल एंगेजमेंट जो था हमारा जो बांग्लादेश के साथ था अब कैलिब्रेटेड प्रेशर की तरफ बढ़ रहा है। सिक्योरिटी रेड लाइंस अगर आप देखें तो यहां पे बड़े क्लियर हैं। पोस्ट हसीना जो बांग्लादेश भारत के रिश्तों में इंस्टेबिलिटी दिखी, कंसर्न्स भी दिखा, तो अब उसमें था कि चलिए नई सरकार आ जाएगी, यूनुस तो चलिए सरकार ही नहीं है, नई सरकार आ जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएगी, तब का तब देखेंगे यूनुस को कौन मुंह लगाए, ये तो ऐसे ही जाने वाला है। अब दोस्तों जब नई सरकार आ गई है तब एक चीज क्लियर हो रही कि इसको तो हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, माइनॉरिटीज पे आए दिन हमला होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और पोटेंशियल सेफ हेवन बांग्लादेश दे रहा है एंटी इंडिया एलिमेंट्स को। अब दोस्तों यहां पे जाहिद जैसे लोगों को आप सीनियर पोजीशन पे बैठा रहे हैं, ये यही बता रहा है कि हमारी जो चिंता थी जो यूनुस के समय वही तारिक रहमान भी कर रहे हैं, तभी उसी प्रकार के लोग यूनुस वाले ही वापस यहां पे बैठ जा रहे हैं और नए गद्दी में नए तरीके से बैठ रहे हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं सरकार देख रही है कि जब बीएनपी वापस पावर में आई, सालों तक अपोजिशन में रही, तो इंडिया ने भी अपना रीअसेसमेंट किया, अर्ली पॉजिटिव सिग्नल्स भी दिखे। पीएम मोदी ने इन्विटेशन दिया कि आप आइए भारत, लेकिन वो भारत नहीं जाएंगे, वो मलेशिया जा रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो स्पीकर ओम बिरला साहब उनको भेजा गया कि आप स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाइए। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कंसेशंस दिया, रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अब जो करंट एक्शन हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है कि देख लो भाई, तुम्हारा जो बिहेवियर है जिसमें तुम एंटी इंडिया एलिमेंट्स को होस्ट करते हो, को ऊंचे पद पे बैठा के रखे हो, एट द सेम टाइम तुर्की पाकिस्तान इकोसिस्टम को एंटरटेन करते हो, चाइना के साथ मिलकर कहीं रडार स्टेशन बनाने की बात करते हो, तो अगर ये सब करोगे तो इसकी कीमत तो देखो देनी पड़ेगी। इंडिया का मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम आपके साथ पॉजिटिवली एक बार एंगेज किए, लेकिन आपका जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को लेकर टॉलरेंस है, वैसे ही एंटी इंडिया पॉलिसीज को आप प्रायोरिटाइज करते हैं, तो अगर आप इसका पालन करेंगे तो आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। मत भूलिएगा 2026 है, दिसंबर के बाद गंगा वाटर ट्रीटी भी एक्सपायर होने वाला है, तो अभी बहुत सारे आने वाले दिनों में जो गिव एंड टेक होना है, नेगोशिएशन होना है, उसके लिए अभी से भारत ने खींचना शुरू कर दिया है। कुछ उस तरफ एटलीस्ट हम जाते हुए दिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक करें। इसके सिवा आपके लिए 2027 के लिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नए बैचेस आए हैं, तो आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए 2029 के लिए भी आप देख सकते हैं, 28 के लिए भी बाइलिंगुअल हिंदी बैचेस आ रहे हैं। दोस्तों सभी बैचेस में आप जैसे ही जुड़ते हैं तो कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन होता है। बेसिक से लेकर अगर आप देखें एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक तैयारी होती है। वैसे ही आप देखें प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।